नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अमेरिका में कोरोना वायरस ने भारी तबाही मचा रखी है। यहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख के पार चली गई है और इससे मरने वाले लोगों की संख्या 59,000 के करीब पहुंच गई है। इस बीच अमेरिका में कोरोना से हुई पहली मौत को लेकर के बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिस पहले मरीज की कोरोना से मौत हुई उसका दिल फट गया था। अमेरिकी फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने यह दावा किया है कि जिस महिला की मौत हुई उसका दिल फट गया था और बाद में उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। लेबनान के आर्थिक हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लोगों ने वहां के बैंकों को लूटना शुरू कर दिया है। देश में करेंसी का मूल्य इतना गिर गया है और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मध्य मार्च से लगाए गए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था इस कदर बिगाड़ दी कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेबनान में लगातार 2 रातों से वहां के दर्जनों बैंक लूटे गए हैं और लोगों की भीड़ में इतना गुस्सा भरा था कि इन्होंने दर्जनों बैंक में आग लगा दी और वहां लूटपाट की। लेबनान के लोग करेंसी के मूल्य में गिरावट की वजह से हताश हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों ने बेरूत के दक्षिणी सिडोन शहर, बेका वैली और त्रिपोली और अक्कर के उत्तर में उग्र प्रदर्शन भी किए हैं। अपनी एक्टिंग से लोगों को कायल कर देने वाले सुपरस्टार एक्टर इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 54 साल के इरफान खान की हालत पिछले काफी वक्त से ठीक नहीं थी और आज अचानक उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में उतरने वाले एक्टर इरफान खान नहीं रहे। उनके फैंस के लिए ये खबर मानो किसी झूठ से कम नहीं। जी हाँ, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इरफान खान ने 54 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। इरफान लंबे समय से बीमार थे, जिसके चलते मंगलवार को उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया। बता दें कि साल 2018 में ही उन्होंने दुनिया को कैंसर के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन 2 साल बाद ये कैंसर से जारी इस जंग में हार गए। इनके करियर की बात करें तो इरफान खान बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाले इस एक्टर को उनकी एक्टिंग और नेचर के अलावा उनकी सम्मोहित कर देने वाली आंखों के लिए भी याद किया जाएगा। इरफान खान के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो हॉलीवुड तक को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना देगा। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है, धंधा। चलिए आपको इरफान के फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। इरफान खान का पर्दे पर सफर। 1998 में फिल्म सलाम बॉम्बे से की करियर की शुरुआत। मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी कई फिल्मों में काम किया। 2004 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी मिला। इरफान ने हर तरह के किरदार निभाए हैं। इरफान अपने किरदार का चुनाव करते वक्त ये नहीं सोचते थे कि ये रोल बड़ा है या छोटा। उनके हिसाब से बस वो रोल अच्छा और उनके लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए था। इरफान जिंदा दिल किरदारों को जितनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारते थे, उतनी ही खूबसूरती से मायूस किरदारों को भी जिंदा कर देते थे। इरफान की यही अदा हॉलीवुड को भी उनका दीवाना बना गई और उनके गुजर जाने के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। सलोनी मलिक की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।
एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। पूरे बॉलीवुड में इस खबर के बाद शोक की लहर है और ढेरों लोग सोशल मीडिया पर इरफान को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में अभिनेता गजेंद्र चौहान ने भी वीडियो के जरिए इरफान को श्रद्धांजलि दी है। मेरा बेटा जो डॉक्टर है उसने मुझे एक मैसेज भेजा कि इरफान खान इज़ नो मोर। आई डिड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे को वापस पूछा क्या ये खबर सही है, तो मैंने कुछ मीडिया के दोस्तों से, मित्रों से ये कंफर्म करना चाहा कि वाकई में ऐसी खबर आई है क्या। तो जब मुझे ये पता चला कि ये सच्चाई है और सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत बड़ा शौक लगा। एक कलाकार 54 साल की उम्र में इतना स्ट्रगल करके अपने आप को स्थापित करता है और जब सफलता की ऊंचाइयों पे होता है तो वो परमात्मा उसे हमसे छीन लेता है। हम सब तो उसके साथी थे, पर उस परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है जिसमें अभी उनकी माताजी जो है स्वर्गवास हो गया जिनका। बट शब्द नहीं है अभी इसको बयान करने का कि एक घर में दो मौतें। मैं अपनी ओर से परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इरफान खान साहब जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक SOP की तैनाती करनी होगी। नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी और साथ ही अपने गृह राज्य पहुंचने के बाद सभी को होम क्वारंटीन में रहना होगा। साथ ही सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तो लगता है आज इस घोषणा के उपरांत जब इंटरस्टेट मूवमेंट की इजाजत दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी होगी तो ये सारे माइग्रेंट लेबर्स और फंसे हुए लोग, इन लोगों को आज चैन की सांस लेने की मौका आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा मांग है सरकार से कि ये लोग जाएंगे कैसे। मान लीजिए केरल और बंगाल, केरल में लाखों की तादाद में बंगाल के माइग्रेंट लेबर फंसे हुए हैं, तो जाएंगे कैसे। यह मैं एक मिसाल के तौर पर कहें, इस तरह की सारे हिंदुस्तान में हर राज्यों की प्रवासियों ने बाहर फैले हुए हैं। तो इसके लिए भी एक सोची समझी एक प्लान बनाना चाहिए। रेल की, बस की, हर वाहनों की, हर किस्म के वाहनों की सही ढंग से इस्तेमाल करके इन लोगों को अपने अपने घर पहुंचा दे। यही मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, मांग करता हूं, क्योंकि इन लोगों को घर वापसी इन लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ा खुशी की दिन होगी। ये सोचकर सरकार। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्द ही मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बिहार वापस लेकर आए। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है,
हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। और लाने के बाद चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी बिहार के लोग फंसे हैं उनको लाने का काम करें। अब मैं यही चाहूँगा कि ला करके कहीं उठा करके फेंक ना दिया जाए, कहीं इधर उधर रख ना दिया जाए, बल्कि उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ से रिलेटेड, कोरोना टेस्टिंग से लेकर के, डोर टू डोर से लेकर के पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने का सरकार काम करे। और ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और लगातार हम विपक्ष के लोगों की ये मांग रही है और लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया है ताकि बिहार से जो फंसे जितने भी माइग्रेंट हैं, जो फंसे हुए मजदूर हैं या छात्र छात्राएं हैं, वो बिहार आ सके। उनका पूरा गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद बिहार की डिप्टी सीएम सुशील मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तो जब तक भारत सरकार की अनुमति नहीं मिलती तब तक उन बच्चों को आना कठिन था। तो पिछले सोमवार को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने यह मांग किया था कि एमएचए अपने दिशा निर्देशों में संशोधन करे और अन्य राज्यों से आने वाले बच्चे और जो श्रमिक हैं, पर्यटक हैं जो फंसे, उनको आने की अनुमति प्रदान करे। और हम लोग को संकेत मिल गया था कल ही कि यह अनुमति बहुत जल्द मिलने वाली है। और मुझे खुशी है कि बिहार की मांग को और अन्य राज्य भी मांग कर रहे थे, उड़ीसा ने भी मांग किया था। तो इन सभी राज्यों की मांग को केंद्र की सरकार ने स्वीकार किया है। और अब जो लोग हैं जो आना चाहते हैं अपने घर, उनके आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्हीं आरोपों पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने, आपको सुनवाते हैं। पी चिदम्बरम जी को पता होना चाहिए कि बड़ी देर से बोले हैं, ये तो सरकार पहले काम कर चुकी है। और नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू सुन लेते तो शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपया जो है एज अ स्टिमुलस फॉर एमएसएमई सेक्टर्स केंद्र सरकार दे चुकी है। कोरोना से लड़ने में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आप विधायक राघव चड्ढा ने भी इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस से इस जंग में, महामारी से लड़ने में एक आशा की किरण नज़र आ रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश के कई राज्यों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए ट्रायल्स करने की अनुमति दी है। इसमें कई राज्य शामिल हैं, कर्नाटक भी है, केरल भी है, महाराष्ट्र भी है, दिल्ली भी है, अन्य राज्य भी हैं। और उसी के साथ साथ दिल्ली ने यहाँ पर बहुत सफलतापूर्वक क्लिनिकल ट्रायल्स प्लाज्मा थेरेपी के किए हैं। आज भी 2-3 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है और उन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है जो इस बीमारी के सामने घुटने टेकते नजर आए, जिनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर मंगलवार को हमला बोला था, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अब इस जुबानी जंग में यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी कूद पड़े हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ श्रीमान राहुल गांधी हैं, वो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। तथ्यहीन बातें करना, झूठ बोलना, झूठ बोलकर भाग जाना, ये राहुल गांधी जी का स्वभाव रहा है और हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ी है, बिना तथ्यों को बोलते हैं। मनमोहन जी की सरकार में उद्योगपतियों को क्या क्या दिया गया, किस तरह से मनमानी हुई, ये सर्वविदित है। उस समय के गृह मंत्री और वित्त मंत्री श्रीमान चिदम्बरम साहब जेल रहकर आए हैं। इससे बड़ा सबूत राहुल गांधी को और क्या चाहिए कि उनकी सरकार में कितनी अनियमितताएं थीं, किस तरह से बैंकों का जो गरीब का पैसा है उसको उन्होंने अपने बांटने का काम किया और जो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए, आज भी वो विदेशों में हैं। उनके क्या संबंध रहे कांग्रेस परिवार के साथ, वो सर्वविदित है। तो श्रीमान राहुल गांधी, आज संकट काल है और संकट काल में जहां लोग इकट्ठा होकर इस जंग को लड़ रहे हैं, वहां आप बहुत निचले स्तर की राजनीति पर उतारू हैं। बिना होमवर्क किए आप सवाल पूछते हैं
और फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चार ही हमने भी कहा था, मैंने भी प्रेस में 4 बोला था, लेकिन उसमें अभी जो जिला हॉस्पिटल है हमारे उनको हम रिमूव कर रहे हैं। मैंने कहा था कि जो रिमूव करेंगे हम उनकी जगह हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब तक ये पूरी तैयारी ना हो जाए तब तक ये डेडिकेट रहेंगे। मान ले सपोज करो कोई एक वहां आ गया रात के समय, तो कहाँ ले जाएंगे फिलहाल? अच्छा, टोटल हमारे पास जो बेड हैं ये हैं हमारे पास नंबर ऑफ आइसोलेशन में 3944 हैं, आइसोलेशन में 3944 और क्वारंटीन में 19219। हाँ बेड वही, ये दोनों जो हॉस्पिटल में नहीं है। क्वारंटाइन के लिए जो बेड होते हैं वो होटल भी है, वो अलग भी रहता है। आइसोलेशन वाला भी होटल भी हो सकता है, वो केवल इतना होता है अंतर उसमें जो बाथरूम होगा वो एक को एक ही मिले, अलग रूम मिले उसको, तो उस आइसोलेशन में जिससे कि उसका और देखभाल हो। हाँ जी, ये 19,219 ये क्वारंटीन है और आइसोलेशन 3,944। अभी मोटा मोटा जो हमने पूरे के पूरे गांव किए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहे हैं जहां जहां टेस्ट हो रहे हैं। टोटल अभी अगर देखें तो 5,755 ऐसे जो होम क्वारंटीन किए गए हैं, जो आइसोलेशन में किए गए हैं कुपवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के से बड़ी खबर, पूर्व एसपीओ पर गोलीबारी हुई है। घायल एसपीओ को देख करके उनकी मां बेहोश हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमलावरों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। कुपवाड़ा में पूर्व एसपीओ पर ये गोलीबारी हुई है, ये हमला किया गया है, जानलेवा हमला हुआ है। और जब एसपीओ पर गोलीबारी हुई तो घायल एसपीओ को देख करके उनकी मां जो वहां पर मौजूद थी वो देखते ही बेहोश हो गई है। फिलहाल हमलावरों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है और सुरक्षा बल जो है हमलावरों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, कुपवाड़ा में पूर्व एसपीओ पर गोलीबारी की गई है और घायल पूर्व एसपीओ को देख करके उनकी मां बेहोश हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व एसपीओ पर हमला किया गया है, गोलीबारी की गई है और घायल एसपीओ को देख करके उनकी मां बेहोश हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमलावरों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुपवाड़ा में पूर्व एसपीओ पर गोलीबारी की गई, घायल एसपीओ को देख करके उनकी मां बेहोश हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमलावरों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। कौन थे हमलावर और कहां पर छुप गए भागकर, अब उनकी पहले तलाश की जा रही है। पूर्व एसपीओ पर गोलीबारी का यह मामला है और लगातार जितने भी आतंकी बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में वो लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था को वहां पर उथल पुथल किया जा सके। और पूर्व एसपीओ पर अब फिर से ये हमला किया गया है, गोलीबारी वहां पर की गई है और उनकी मां उन्हें देख करके, उन्हें घायल अवस्था में देख करके बेहोश हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने एलजेपी मुखिया चिराग पासवान के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार सरकार की वजह से 14 लाख लोगों को राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोविड-19 के संबंध में लोगों को सुरक्षित रखने के सरकार के उपायों को बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज्यादा संक्रमित इलाकों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई गई है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोगों के आने पर दी गई छूट पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस पर फिर से विचार करने की बात कही है। तो मेरा ये आग्रह है, इस सफलता को संभाल करके रखना और भी बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी बड़े अजीब तरीके की है। सब्जी बेचने वाला कोई व्यक्ति 60 लोगों को रोगी बना देता है। इसलिए जिस तरीके से थोड़ी सी ढील दी है और उसका लाभ उठाने के लिए लोग बेताब हो गए हैं, हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। कल यदि 15-16 हज़ार लोग हिमाचल प्रदेश में आए हैं तो कहीं पर सीमा पर उनकी ठीक प्रकार से जांच नहीं हो सकती, नहीं हुई होगी, और फिर इतने लोगों को विधिवत क्वारंटाइन में रखना भी संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि ठीक है, जो लोग घर से बाहर हैं वो परेशान हैं, उनकी परेशानी ठीक है, लेकिन उनकी परेशानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी। थोड़ी सी सावधानी हटेगी तो क्या हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जनता भी ध्यान रखे, जितनी ढील मिली है उसका ज़रूरी नहीं सारी ढील का फ़ायदा उठाना है। अगर कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा दिक्कत उन दिहाड़ी मजदूरों को आ रही है जो रोज काम करते और रोज कमाकर अपना जीवन चलाते थे। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हजारों दिहाड़ी मजदूर अपने गांव पैदल ही निकल पड़े थे। कुछ रुके भी थे तो अब पैसे खत्म हो जाने के बाद वो भी उसी राह पर चल दिए, यानी पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। ये परिवार हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहता था, जहां पर एक फैक्ट्री में लेबर का काम ये मजदूर करता था। कई दिनों तक परेशानी झेली, लेकिन अब सब्र का बांध जब टूटने लगा तो पैदल ही 11 महीने के बच्चे के साथ हरदोई के लिए ये लोग निकल पड़े। सोनी कुमार। सोनू, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम लोग बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो बंद हो गई है। अच्छा। और ठेकेदारी से लगे हुए थे तो उसमें से आधा पैसा मेरे को मिला है। 17 दिन ड्यूटी कर पे पहली बार आया, सबसे बड़ी सरदर्दी। अगर 3-4 महीने में कमाया होता तो मैं 2-1 महीना और रुकता। तो अभी वहाँ रुकने में, क्योंकि ये कहा गया भाई आप लोग करो क्योंकि इस समय कोरोना। सही बोला, मगर रुकने में परेशानी ये है, जब मेरे पास पैसा नहीं प्लस एक जेवर था वो भी मैंने बेच दिया 2500 का दवा पानी लाने में। अब मेरे पास फिर पैसा खत्म है तो मैं क्या करूँ। अगर मान लो कहीं से मुझे दाल चावल, पहली बात वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे खाना मिला, प्लस अगर कहीं दाल चावल मिल गया 5 दिन के लिए तो फिर मैं बच्चे की दवा कहाँ से लाऊंगा। और 10 किलोमीटर रोज तीसरे-चौथे दिन जा नहीं पाऊंगा भैया खाने के लिए। तो बहादुरगढ़ से आप लोग कहाँ कैसे आ रहे हैं? बहादुरगढ़ से पैदल आ रहे हैं, कहीं कोई जैसे साइकिल वाले ने मदद कर दी या कोई ठेले वाले ने मदद कर दी, या पैदल चले आ रहे हैं। पैदल लगभग 90% पैदल चले। कहाँ जाना है आपको? जाना हमें बस अड्डे तक, फिर हरदोई जाना है। हरदोई में कौन पहुँचाता है यह। दिल्ली से लगी हरियाणा की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, लेकिन आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी से आने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध होंगे और ये सख्ती इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि हरियाणा में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार किया जा सके।
हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह कहा था कि अगर ये सीमाएं सील कर दी जाएगी तो हरियाणा प्रदेश की स्थिति और बेहतर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। यहां पिछले 24 घंटों में 16 नए कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में कुल कोरोना मामले बढ़कर के 581 हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 16 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए गए हैं, जिनमें से 5 जम्मू से हैं जबकि 11 लोग कश्मीर से हैं। हिमाचल के सोलन में कोरोना संकट के चलते लगाए गए कर्फ्यू के कारण सभी विकास कार्य रुक गए थे। समय के साथ साथ कर्फ्यू में दी गई ढील के चलते अब व्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगी है। जिला प्रशासन द्वारा शहर में कई जगह निर्माण कार्य करवाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने कुछ विकास के कार्य शुरू कर दिए हैं और निर्माण कार्य आरंभ होने से मजदूर भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय बाद उन्हें काम मिल रहा है। ये हमारा ये जो कार्य था, जब से ये कोरोना वायरस की वजह से हमने ये काम बंद किया था, अब ये दोबारा से जैसे गवर्नमेंट के आदेश हुए उसके हिसाब से हमने इसको स्टार्ट करवा दिया है सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्मार्ट रोड के कार्य को कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक हमारे जो भी कार्य रुके पड़े थे वो ही हमने अभी फ़िलहाल स्टार्ट किए हैं। जैसे कि हमारा सर्किट हाउस बिल्डिंग का जो कार्य था वो हमने फ़िलहाल फेस मैनर में थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया है, और एक एसपी विजिलेंस की बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं हम वो भी स्टार्ट किया है। साथ में पुलिस लाइन में हम ये पुलिस वालों के जो ऑफिस बिल्डिंग है वो भी हम बना रहे हैं, वो भी रुका पड़ा था, वो भी स्टार्ट कर दिया है कार्य। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब कुल्लू की तमाम मंदिर कमेटी भी रिलीफ फंड में दान कर रही हैं। कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक महेश्वर सिंह का कहना है कि अभी तक विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर कमेटियों की ओर से 9 लाख से अधिक रुपए राहत कोष में राशि उनकी जो है वो जमा की गई है। और महेश्वर सिंह ने यह भी बताया कि जिला कुल्लू के भारती नारायण मंदिर कमेटी की ओर से 11,000, नैना देवी मंदिर कमेटी की ओर से 51,000 और देवी मंदिर कमेटी की ओर से 51,000, रघुनाथ जी की ओर से 21,000, देवता वीरनाथ ढालपुर की ओर से 11,000 और बिजली महादेव मंदिर कमेटी की ओर से भी 1 लाख की राहत राशि प्रदान की गई है। कुल्लू क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि में ऐसे देवता बहुत कम हैं जिनके पास दान देने के लिए धन है, और लेकिन अपनी अपनी क्षमता के साथ सबने योगदान दिया है। 3 दिन में आपको जैसे पता ही है, विदित है कि हमने इस कार्य को 27 तारीख को शुरू किया था। 28 तारीख तक 5,04,44 रुपया आया था। झारखंड में रांची के कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। लगातार यहां नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए मंगलवार से ही यहां पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी थी और सीआरपीएफ के जवान इलाके में जगह जगह नाकाबंदी करके हर आने जाने वाले को रोक रहे हैं और उससे पूछताछ करके ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है और अनावश्यक बाहर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश तो दिया गया है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से समय समय पर प्रवासियों के जुटन की तस्वीरें भी चिंता में डाल रही हैं। ताजा मामला तेलंगाना का है। प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में मंगलवार को तकरीबन 2400 मजदूरों के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की खबर सामने आई है और बताया गया है कि हैदराबाद आईआईटी में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले तकरीबन 2400 प्रवासी मजदूर सुबह सड़कों पर उतर आए।
लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जो नियमावली है उनका उल्लंघन भी किया जा रहा है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले ये 2400 मरीज अचानक से सड़कों पर उतर आए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश भर में लॉकडाउन लागू है और कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया गया है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके, कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके, लेकिन यहाँ पर पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया गया। पुलिस की गाड़ी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइटें टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं, बुरी तरह से यह गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में श्रीकालहस्ती पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने ड्रोन कैमरों से गलियों में घूमते हुए लोगों पर भी नजर रखना शुरू कर दिया है और जैसे ही कोई नजर आता है उसके पास पहुंचकर उसकी खबर ली जा रही है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुलिस किस तरह से चौराहों पर ड्रोन कैमरों की मदद से फालतू में ही बाहर घूम रहे लोगों को देखकर वहां पहुंच रही है। लोगों से सख्ती से घरों के अंदर रहने को कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में ड्रोन कैमरे की मदद से अब लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है और पुलिस जो भी लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हैं उनके पास जाकर के उनको समझाया जाता है और जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है अगर कोई नहीं मानता है तो। लेकिन अब पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है और सख्ती से इलाके में लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। हजूर साहिब से जिला बरनाला के अस्थि श्रद्धालुओं को लेकर चली बसों में से 10 श्रद्धालुओं के साथ पहुंची बस बरनाला अब पहली बस जो है वो पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जिले में बनाए गए 4 क्वारंटीन सेंटर में इन सभी श्रद्धालुओं को रखा गया है और जिला प्रशासन ने 14 दिन के लिए इन सभी श्रद्धालुओं को क्वारंटीन कर दिया है। सभी की कोरोना की जाँच के लिए नमूने भी भेज दिए गए हैं। जिस तरीके से हजूर साहिब में जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए थे उनको वहां से निकाल लिया गया है और लगातार वो अपने घर पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर जिला प्रशासन की तरफ से क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जहां पर पहले इनका 14 दिन के लिए इनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा और जब इनका ये समय पूरा हो जाएगा इसके बाद इनको घर भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले इनकी कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच भी करवाई जा रही है। जिस तरीके से इनकी मेडिकल की रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालंधर सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज विश्व शर्मा को नेगेटिव बताकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वो पिछले कई दिन से अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद युवक बाइक पर निकला और उसके दोस्तों ने उस पर फूल फेंके। काफ़ी देर बाद अस्पताल से उसे दोबारा फ़ोन आया कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और उसे गलती से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद उसके होश उड़ गए और वो दोबारा अस्पताल पहुंचा। अब इस पूरे मामले में सिविल सर्जन अपने स्टाफ की लापरवाही पर तो पर्दा डालते दिख रहे हैं, मगर लापरवाही बरतने पर मरीज और उसके दोस्त पर केस दर्ज करवाने का दावा कर रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਬਾਈਕ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ FIR ਲੌਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਲੌਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਉਹ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के सभी जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनी और उनके निदान का भरोसा भी दिलाया, जिसमें ज़्यादातर समस्याएं किसानों की गेहूं खरीद को लेकर रही। राकेश टिकैत ने समस्याओं को जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष वार्ता के माध्यम से रखने का भरोसा दिलाया है।
कोरोना वायरस के खतरे से अनजान राजस्थान के अलवर का एक परिवार रोजगार के लिए हरियाणा के पानीपत गया हुआ था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद रोजगार मिलना तो दूर, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। इसलिए परिवार के सभी लोग बाइकों पर सवार होकर हरियाणा के पानीपत से चल दिए। इन्होंने बताया कि खाना नहीं मिलने की वजह से वो अपने घर अलवर लौटना चाहते हैं ताकि कोरोना वायरस से वो अपने आप को अपने घरों में सुरक्षित कर सके। रेवाड़ी से लगती अलवर जिले की सीमा पर ये लोग पहुंचे तो उन्हें राजस्थान पुलिस ने बॉर्डर पर रोक लिया। सभी की जांच पड़ताल की गई और उनकी पूरी डिटेल लेने के बाद उन्हें आगे के लिए भेज दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोरोना वायरस के आतंक के चलते देश प्रदेश की सीमाओं को सील किया गया है, यहाँ तक कि हरियाणा के हर जिले की सीमा को सील किया गया है, लेकिन जिले से बाहर से आने जाने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक है, तो आखिर 27 लोगों की ये भीड़ पानीपत से रेवाड़ी के अंतिम छोर राजस्थान की सीमा तक कैसे पहुंची? हम पानीपत से अलवर जा रहे थे अपने गांव में, फिर बात करें वहाँ खाने को दाना नहीं था, फिर सुबह चल दी वहाँ से पानीपत से, खाली पेट पानी पी को कुछ भी नहीं खाया किसान अपने गांव में तो कुछ राशन पे मिल जाएगा, कुछ खाने 4-5 किलो नान तो खा लेंगे। तुम्हें कोई रोका नहीं बीच में? हाँ जी, रोका कर दिया, क्या करें, भूखा मर जाए। अपने देश में तो कुछ मिल जाएगा, दूसरे के देश में नहीं कहें जो ये तुम्हारे देश में जाओ, यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए जाए। 10 तो महिला है, 9 जेंट्स हैं और 8 छोटे बच्चे हैं, 5 मोटरसाइकिल और 3 विक्कियाँ हैं। इस पे सवार होकर के पानीपत से लगातार चले आ रहे हैं। पुलिस ने रोका भी बताया हरियाणा में, उसके बाद कहा ठीक है आप राजस्थान के हो, राजस्थान नहीं जाइए। तो हम लोगों ने यहाँ रोका है, इसको रोक करके पूरा एड्रेस वगैरह इनका नोट कर लिया है। भूख के बता रहे हैं कि भाई खाना वगैरह नहीं खाया तो खाने की व्यवस्था करके, खाना खिला करके फिर इनको इनकी जो डिटेल जो कार्रवाई होगी विधि अनुसार वो कर इनको आगे भिजवाएंगे। लोगों ने किसी ने रोका नहीं, सीधे चले आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि साहब हमें तो कहा ठीक आप राजस्थान के हो, राजस्थान में चले जाइए। मैंने भी पूछा था कि भाई आपको वहाँ किसी ने रोका नहीं, क्या बोल रोका तो था, लेकिन हमें कहा ठीक आप राजस्थान नहीं जाइए। भी नज़दीकी पुलिस चौकी है, वहाँ से भी ये सीधे ही निकल के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की चूक तो हरियाणा में, चूक तो है ही, चूक नहीं होती तो यहाँ तक कैसे पहुँचते इतने लंबे सफर से ये लोग। तो कोरोना खौफ मतलब हरियाणा में, हाँ कहीं ना कहीं तो चूक हो ही रही है, तभी यहाँ तक पहुँच गए। हाँ यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ के बाद तो विधि अनुसार इनको जैसी व्यवस्था होगी वैसी की जाएगी, ऊपर बताया जाएगा। किस तरह के लोग हैं, क्या करते टाइप के लोग हैं, मजदूर टाइप के हैं, बिल्कुल निम्न श्रेणी के लोग हैं ये लोग। और बता रहे सब खाने पीने की व्यवस्था के कारण हम लोग वहाँ से चल दिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर के किरनी कस्बा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मेंढर के किरनी कस्बा में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की तरफ से जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर के किरनी कस्बा से ये बड़ी खबर सामने आई है। मेंढर के किरनी कस्बा में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और इसके जवाब में भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। किरनी कस्बे में सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके जवाब में भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जवाबी कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र जी, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, ऐसी जानकारी मिली है कि पुंछ के किरनी कस्बा और मालती सेक्टर जहां पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, इसके उस पर एक आतंकियों का ग्रुप जो है उसको धकेलने के लिए पाकिस्तान लगातार इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है जी। खास करके आज अगर बात करें तो आज शाम को 5 बजे के बाद से लगातार आतंकियों को धकेलने के लिए पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी जो है इस इलाके में की है।
अभी भी जो है फायरिंग जो है वो रुक रुक कर हो रही है। कहीं ना कहीं मंशा साफ है कि आतंकियों को इस पर धकेला जाए, जिसके चलते भारतीय सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरह से फायरिंग हो रही है, स्थानीय इलाकों में काफी ज्यादा, स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है तो उसके चलते लोग घबराए हुए हैं। एक तो कोरोना की मार वैसे ही चल रही है, ऊपर से पाकिस्तान इस कोरोना की महामारी में भी आतंकियों की नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। जी रविंद्र, क्या कुछ नुकसान की खबर सामने आ रही है अभी तक? जी देखिए, पाकिस्तान भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन भारतीय सेना का कड़ा जवाब जरूर दे रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया रविंद्र श्रीवास्तव। तो किरनी कस्बा में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और वहां पर अभी भी रुक रुक करके फायरिंग की जा रही है दोनों ही तरफ से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना की इस करतूत का पाकिस्तानी सेना की तरफ से जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। तो लगातार चंडीगढ़ में अब मामले बढ़ रहे हैं। डीएसपी दिलशेर चंदेल का ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में लगातार जिस तरीके से कोविड-19 के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस के डीएसपी दिलशेर चंदेल का अब ऑडियो क्लिप जारी किया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का दिशा निर्देश इस ऑडियो क्लिप में दिया गया है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में लगातार जिस तरीके से कोविड-19 के मामले अब बढ़ते नजर आ रहे हैं, जैसे ही 50 का आंकड़ा पार हुआ उसके बाद तेजी से इन आंकड़ों में अब इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जहां पर कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं अब पुलिस प्रशासन भी और ज़्यादा सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। डीएसपी दिलशेर चंदेल का एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया है, जिसमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में लगातार जिस तरीके से कोविड-19 के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन अब और भी ज़्यादा सतर्क होते हुए नजर आ रहा है। ईस्ट सब डिवीजन ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਸਹਿਬਾਨ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕਰੋ। ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਵਾਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਓ। ਸੋ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਫਿਊ ਦੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਔਰ 30 ਔਰ 26 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਫੁੱਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ।
तो जिस तरीके से ये ऑडियो संदेश आपने सुना है चंडीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी का, उसमें साफ तौर पर ये आदेश दिए गए हैं कि अगर मुकदमे भी दर्ज करने पड़े तो किए जाएं, अगर लाठीचार्ज करना पड़े तो किया जाए, लेकिन सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए, क्योंकि लोग जिस तरीके से लगातार लापरवाही बरत रहे हैं उससे लगातार कोविड-19 के मामले अब चंडीगढ़ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए पुलिस को अब सॉफ्ट पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं बल्कि सख्ती की ज़रूरत है। सख्ती अपनानी ही पड़ेगी और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराना है तो लाठी चार्ज करना पड़े तो वो भी किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में अंबाला छावनी के दाल बाजार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने बाजारों में रेड की और इन टीमों की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान जो दुकानदार तय रेट से ज्यादा में सामान बेच रहे थे उनके चालान किए गए और इस टीम में खाद्य आपूर्ति विभाग, मापतौल विभाग सहित अन्य विभागों के भी सदस्य इस टीम में शामिल रहे और इस दौरान 2 दुकानदारों का चालान किया गया, जिनमें से एक दुकानदार का लगभग 50,000 रुपये का चालान किया गया है और टीम ने दाल बाजार के 2 दुकानों में रेड की, जिसमें से एक दुकान पर 2 आइटम में रेट ज़्यादा थे जिनका चालान काट दिया गया है, लेकिन दूसरी दुकान में लगभग 15 से ज़्यादा आइटम्स में रेट ज़्यादा लगे हुए थे, जिस पर टीम ने सभी जांच के बाद उस दुकानदार पर 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है। हालांकि दुकानदार प्रशासन की इस कार्रवाई से खुश नजर नहीं आया। कार्रवाई में तो जी ऐसे जो अभी हम जो लोग रेट बेच रहे हैं ना सामान का, अपने परचेज के हिसाब से दे रहे हैं। परचेज के हिसाब से हम लोग ऐसा रेट दे रहे हैं जो हमारे रेट ही पूरे हो जाएं। पूरे के अलावा कुछ नहीं कि जैसे हम भी सरकार के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं कि जो ग्राहक यहाँ से सामान ले जाओ उनको घर जा कर के अच्छी चीज़ मिले। हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है कि एक क्वालिटी होती है कि 100 रुपये से लेकर 150-200 रुपये होते हैं। हर दाल में 30 से 40 रुपये का डिफरेंस आता है जी। जो हमारे अपने रेगुलर परमानेंट कस्टमर हैं उन्होंने हमें ये कहा कि जैसे आप हमें पहले अच्छी चीज़ दे रहे हो वही दो हमें, बाकी जो हल्के सामान हमें ना दो, ताकि हमारे को हम अलग यहाँ घर पे हमारे को कोई चीज़ दाना मिट्टी पत्थर ना घर से उठाना पड़े। ऐसा है कि हमने यहाँ पे चेकिंग करी और इनके जो रेट्स जो पाए गए हैं वो जो हमारे द्वारा निर्धारित रेट फिक्स करें उससे भी कई ज़्यादा है। जो आम जनता को दाल, चीनी, चावल, आटा, ठीक है, इन सब के रेट्स जो हैं फालतू हैं, ठीक है। मैं आपको फिर भी ये लिस्ट जो है हमने रेट्स फिक्स करे हुए हैं और सबको सर्कुलेट किया हुआ है कि ये रेट्स इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। पर ये जो शॉप है ये आत्माराम सुभाष चंद्र, इनके कम से कम इस लिस्ट में 1, 2, कम से कम 15 आइटम के रेट फालतू हैं। इनका चालान किया गया, अभी 50,000 का चालान कर दिया है और इनकी दुकान हमने बंद करवा दी है, क्योंकि अगर आम जनता को ये इतने रेट पे बेचेंगे, ठीक है, और कह रहे हैं कि मेरे रेट बिल्कुल ठीक हैं, कैसे ठीक हैं? हमने एक बगल की दुकान आरके ब्रदर्स को भी चेक किया, उनका सिर्फ एक आइटम बेसन वो फालतू था, उसको चालान कर दिया है। 1-2 आइटम जिनके ऊपर MRP नहीं छपा उसको चालान कर दिया है, ठीक है। इनके तो आइटमों के कोई वही नहीं है, रेट अपनी मर्जी से कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, इनको मैंने बोल दिया है कि इस रेट पे तो ये बेच नहीं सकते, बेचने पड़ेंगे इसी रेट पे जो हमने फिक्स करे हैं। आम जन को इस रेट पे ही मिलना चाहिए सामान, ना कि अपनी मर्जी से। कौन कौन से विभाग की टीम है आपके साथ? देखिए हमारे साथ सेल टैक्स की टीम है, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं और लीगल मेट्रोलॉजी से इंस्पेक्टर हैं, मेरी पूरी टीम है फूड सप्लाई की। और हमने इनके बिल्स भी इनको कहा देने के लिए कि भाई क्या बिल्स हैं, ना ही ये पर्ची काट रहे हैं, ठीक है, पर्ची भी नहीं काट रहे किसी भी कंज्यूमर को, इनका कोई पर्ची नहीं है। इनके पास सिर्फ एक इन्होंने टैली इसमें एक्सेल में बना रखा है कि कमोडिटी वाइज डीजी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये किसी को पर्ची नहीं देते। हरियाणा के भिवानी अनाज मंडी में गेहूं के उठान की समस्या गंभीर रूप धारण कर गई है। आलम यह है कि मंडी में जाम की स्थिति बन गई है और इस कारण आड़ती और किसान दोनों ही परेशान हो रही हैं। दरअसल लेबर की कमी के चलते ये स्थिति बनी है। मजदूर लॉकडाउन होने के कारण अपने अपने प्रदेश को चले गए हैं। अब आड़तियों के लिए मजदूर न मिलने के कारण समस्या खड़ी हो गई है।
आढ़तियों का कहना है कि पहले के मुकाबले केवल 25% ही मजदूर मंडी में हैं और किसानों को अब तक उनकी फसल का पैसा नहीं मिला है, जिस कारण वे भी परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर मंडियों में गेहूं की खरीद चल रही है, लेकिन किसान को फसल बिक्री के 72 घंटे के अंदर भुगतान का दावा पूरा नहीं हो रहा है। किसानों की 6 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं की करोड़ों की पेमेंट फंसी हुई है और अभी तक जिन किसानों की गेहूं और सरसों की फसल बिक चुकी है, उनका 7 दिन बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। आढ़ती और किसानों में भुगतान को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि कब तक पेमेंट होगी। अब तक 70,000 से अधिक किसान सरसों और 24,000 किसान गेहूं की फसल बिक्री कर चुके हैं। हरियाणा के अंबाला में बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। अब किसानों को फसल कटाई के लिए खेत के सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि पहले ही फसल की खरीद देरी से हुई है, जिसके चलते अब उन्हें फिर से इंतजार करना पड़ेगा। लगातार 2 दिन बारिश होने से किसानों की मंडी में पड़ी हुई फसल पूरे तरीके से भीग गई है और वहीं खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जिन किसानों ने फसल की कटाई कर ली थी, उनकी फसल में भी नमी आने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं बरसात की वजह से खेत पूरे तरीके से गीले हो चुके हैं, जिसके चलते कंबाइन खेतों में नहीं जा सकती और जिसके चलते किसानों को अब फसल कटाई के लिए खेतों के सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। तो लगातार जिस तरीके से किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम के बदल जाने से किसानों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह की खबरें लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, क्योंकि मंडियों में भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं और किसान चारों तरफ से परेशान हो रहा है। पहले लॉकडाउन, कर्फ्यू और फिर मौसम की मार, और अब अगर मंडियों में भी कुछ किसान अपनी फसलों को लेकर के पहुँच गए हैं तो वहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम नहीं है और मौसम की वजह से किसान परेशान हो रहा है। लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है, ऐसे में जरूरतमंद लोगों तक लगातार राशन पहुंचाया जा रहा है। कोरोना महामारी के संकट में ओल्ड फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता और वहां के समाजसेवी नरेश जैन जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आए। एक गांव के कई परिवारों को राशन दिया गया ताकि कोई भी भूखा ना रहे। आपको पता है बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं और हरियाणा में विशेष रूप से फरीदाबाद जिले में हमने कोरोना पे काबू पा लिया है। सिर्फ 8 या 9 पेशेंट अभी हॉस्पिटल में रह गए, जो कि मुझे लगता है जो उनकी अब टेस्ट होगा वो 30 तक सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो इसलिए प्रिकॉशन लेते हुए माननीय हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने बॉर्डर्स को सील किया है कि थोड़ा प्रिकॉशन ले लें कि जिससे हम दोबारा से एक्टिविटीज़ को चालू कर पाएंगे। जैसे ही हमारा रेड जोन से ग्रीन जोन में आएगा तो सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि इंडस्ट्रीज फरीदाबाद में बहुत है, तो बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। सेफ्टी लोगों की करना उनका और हमारा दायित्व है। सर, जो सशर्त उद्योग हैं या छोटे जो दुकानें हैं उनको खोलने को लेकर या कंस्ट्रक्शन वर्क है, अभी भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या इस बारे में अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ, अधिकारियों से भी क्लियर कराएंगे। 10 लोगों तक कोई भी अपनी इंडस्ट्री में, अपने घर पे, अपनी दुकान पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करा सकता है। उसमें सफेदी, पुताई, कारपेंट्री, मेसन वर्क, कोई भी काम वो 10 आदमियों तक करा सकता है, जिसके लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, चाहे वो MCF का एरिया हो, चाहे MCF से बाहर का एरिया हो। मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा, मेरा एक छोटा सा प्रयास, जिसमें कि मैं कुछ मजदूरों को या कुछ गरीब आदमियों को जो अपनी डेली नीड इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम सूखा राशन दे सकें, क्योंकि गीला भोजन शायद एक वक्त की रोटी देगा, लेकिन ये सूखा भोजन शायद वो अगले 15-20 दिन तक इसको बना पाएंगे। और उम्मीद है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है, उस तरीके से जल्द ही इन लोगों को वापस अपना रोजगार मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा, और भगवान ना करे इनको दोबारा जरूरत पड़े, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम शायद इसी प्रकार से पूरे समर्पण भाव से इनकी सेवा में लगे रहेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में देर रात एक बुजुर्ग की मौत हो गई, लेकिन सिविल अस्पताल बादशाह खान के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राम भगत के मुताबिक अभी मृतक के सैंपल को दोबारा जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक के कोरोना से मौत की पुष्टि की जा सकेगी। राम भगत ने बताया कि जिस लैब में मृतक को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, उस लैब की कई रिपोर्ट पर संदेह रहा है, जिसके चलते निजी लैब को
कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसी के चलते अब दोबारा से मृतक का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल मृतक का दाह संस्कार कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही करवाया गया है। पंजाब के मोगा से एक मजदूर की 2 बेटियों का वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है और मजदूर ने बताया है कि उसने अपनी बेटियों को हमेशा बेटों की तरह ही पाला है। टिकटॉक ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਵਾਧੂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੋਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਹੈਗਾ, ਬਲਬ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। अब ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗਾ ਜਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਖੰਡ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਟਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰਾ? ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਿਖਾਇਆ? ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੋਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਹੈਗਾ, ਬਲਬ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਖੰਡ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਟਾ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ 15 ਕਿ 16 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਲਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਨੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਹਾਰਨ, ਸੰਦੀਪ ਮੋਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਮਿੱਤਲ, ANB ਨਿਊਜ਼ मोगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। सांसद ने बताया कि देश में बढ़ती कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन को और भी बढ़ाना चाहिए। सांसद ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र प्रदेश में सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और राजस्थान जैसे अनेक क्षेत्रों से हरियाणा में जो सब्जी आती है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए और ताकि हरियाणा में इस बीमारी को खत्म किया जा सके। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री जी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री से सभी मुख्यमंत्रियों से सलाह करके फीडबैक ले रहे हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इस लॉकडाउन को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। वैसे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र मैं मान के चलता हूँ प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों से ज़्यादा सुरक्षित है। हमें जो अभी तक तो ये केस 2-3 जो केस आए थे ये भी बाहर से आए, हमारे क्षेत्र के नहीं थे। इससे पहले 3 केस कहीं मरकज़ में शामिल होकर बाहर से आ गए और एक पुलिस का कर्मचारी जो दिल्ली नौकरी करता है वहाँ से आया। अब तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सब्जी मंडी, चाहे वो दिल्ली से सब्जियाँ आती हों या राजस्थान के जयपुर से आती हों, हम उन सब्जी मंडियों पर कंप्लीट बैन करना पड़ेगा। ज़रूरत के हिसाब से विद इन स्टेट ही हम अपनी सब्जियां ले लें। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो भी नौकरी करता है, क्योंकि खासकर पुलिस कर्मचारी जो डेली अप डाउन होना चाहते हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के दादरी, महेंद्रगढ़ या भिवानी में, किसी प्रकार से उनको भी रोकना पड़ेगा। अगर ये थोड़े दिन तक हम और इसी प्रकार से रोकने की कोशिश करेंगे, ये डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि हम सबसे पहले हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। हरियाणा में पानीपत के कापड़ी रोड स्थित आरके इंटरनेशनल फैक्ट्री में आज अचानक से भयंकर आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री के 3 गोदामों के शेड और उनकी दीवारें भी गिर गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची 1 दर्जन
दमकल की गाड़ियों के द्वारा आग पर जो है काबू पाया गया। फैक्ट्री मालिक संजय का कहना है कि आग की सूचना पाकर उन्होंने दमकल विभाग को तुरंत फोन किया और वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि आग से लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और अभी भी अंदर मशीनरी का नुकसान बाद में पता चल सकेगा। हरियाणा का झज्जर जिला कोरोना मामले में ग्रीन जोन से रेड जोन की तरफ आगे जा रहा है और दरअसल झज्जर सब्जी मंडी में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 7 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जिसके चलते झज्जर सब्जी मंडी को 1 या 2 दिन बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है। और वहीं कोरोना मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग को अभी कुछ और रिपोर्ट आने का इंतजार है और जिले वासियों को कोरोना संकट से बचाने के लिए जिला प्रशासन ठोस और पुख्ता इंतजाम कर रहा है। इस प्रकार से हम हजारपुर मंडी का जो कनेक्शन है, दिल्ली का कनेक्शन है, उसके अनुसार क्या कार्रवाई की जा सकती है वो प्रशासन को सूचित करके प्रशासन उसको गंभीरता से। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।